हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ ठाकुर और कहानी के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का विषय है एक था ब्रेग्जिट। मैं आपको बहुत ही साधारण भाषा में इस कहानी को सुनाता हूँ। देखिएगा, मैंने इस कहानी को 5 बिंदुओं में विभाजित किया हुआ है। सबसे पहला बिंदु, मुझे तो डाउट होता है, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों को डाउट होता हो कि सर ये इंग्लैंड, यूके, ग्रेट ब्रिटेन सेम है क्या सर? जब इंडिया की टीम क्रिकेट खेलने जाती है सर, तो इंग्लैंड के साथ खेलते हैं कि यूके के साथ खेलते हैं कि ब्रिटेन के साथ खेलते हैं, मतलब ग्रेट ब्रिटेन के साथ खेलते हैं? तो मैं आपको पहले थोड़ा सिंपल भाषा में इसको बता देता हूँ। ये मेरा पहला बिंदु है। आपके सामने एक मानचित्र यहाँ आया होगा। ये विश्व का मानचित्र है। इस विश्व के मानचित्र में आप थोड़ा सा यूरोप की तरफ चलते हैं। अब यूरोप के मानचित्र में आप ध्यान से देखेंगे तो इस पर्टिकुलर रीजन को देखिए। यहाँ पे आपको 2 बड़े आइलैंड्स और छोटे छोटे और आइलैंड्स दिखेंगे, छुटपुट छुटपुट से आइलैंड्स। इन सारे आइलैंड्स में जो 2 सबसे बड़े, ये छुटपुट छुटपुट से आइलैंड और ये जो 2 बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, इनको मिला के बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स। अब इस ब्रिटिश आइल्स में जो 2 सबसे बड़े आइलैंड्स हैं, इसमें से जो इस आइलैंड को देखिए, ये है ग्रेट ब्रिटेन, और दूसरा वाला जो है ये आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन जो है ये बना हुआ है इंग्लैंड, वेल्स एंड स्कॉटलैंड से। दूसरी तरफ आप जब जाएंगे आयरलैंड की तरफ, तो आयरलैंड जो बना हुआ है वो बना हुआ है नॉर्दर्न आयरलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से। अब इसमें जब आप देखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन में जब आप देखेंगे, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और इधर आयरलैंड में से नॉर्दर्न आयरलैंड, इन चारों को जब आप मिलाएंगे तो बनेगा यूके, द यूनाइटेड किंगडम। पहला बिंदु हो गया। दूसरे बिंदु पे आइए। दूसरा बिंदु है ओएनएस। ओएनएस मतलब बेसिकली ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स। कुछ नहीं, एक सरकारी दस्तावेज है। तो ओएनएस ने एक अनाउंसमेंट किया, एक डिपार्टमेंट है जो एक डॉक्यूमेंट निकालता है। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि देखो भाई, ऐसा है कि आने वाले टाइम पे ना अच्छा खासा जीडीपी श्रिंक होने वाली है। देखिए, एक सिंपल सी बात ये भी है ना यार। देखिए, अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में ये कोरोना नाम की महामारी, कोरोना वायरस जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और ये कोविड-19 जो डिजीज़ है अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में फैली हुई है। मैं तो बोलता हूँ कि रेटिंग एजेंसी की रेटिंग को छोड़ो ना यार, क्या रेटिंगों में फंसना है। रेटिंग फेटिंग से कुछ नहीं होना भाई। 3 रेटिंग मेनली हम देखते हैं, मूडीज़ की देखते हैं, एस&पी की देखते हैं, स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच की देखते हैं। अगर रेटिंग को देखेगी ना दुनिया, तो मेरे ख्याल से इसी चक्करों में फंसे रह जाएंगे। पूरी दुनिया तक मिल के आके लड़ेगी नहीं तक इस वायरस से बहुत मुश्किल होगा निकलने में। कभी और बात करेंगे इस पर, लेकिन अभी जिस पे आते हैं उस पॉइंट पे वो ये है। देखिए, आपको ध्यान होगा तो यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन साहब, तो बोरिस जॉनसन साहब ने अप्रैल पहला महीना था जब पूरे महीने के लिए इकोनॉमी को बंद कर दिया, एब्सोल्यूट लॉकडाउन, एकदम बंद। देखिए, अगर आप पूरे इकोनॉमी को बंद कर देंगे, लॉकडाउन करेंगे, तो स्वाभाविक है यार, किसी भी देश में, चाहे कोई भी देश होता, अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी हुआ, यूके में भी हुआ। तो ओएनएस ने इसी डेटा के बारे में बोला। ओएनएस ने बोला कि देखो यार, ऐसा है, जब हम लोगों ने जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कंपेयर किया मंथ टू मंथ, एमओएम बोलते हैं, मंथ टू मंथ बोल दीजिए, मंथ ऑन मंथ बोल दीजिए, मतलब 2 अलग अलग महीनों को, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स को जब कंपेयर किया, तो मार्च के मुकाबले अप्रैल में जब देखा गया तो ये पाया गया कि जीडीपी मार्च के मुकाबले अप्रैल में कुछ नहीं तो 21% से श्रिंक कर गई थी, प्रिसाइसली 20.8। और यहाँ पे फरवरी से मार्च में देखा गया तो तकरीबन 6%, 5.8% के आसपास 6% तक श्रिंक कर गई थी। और YOY मतलब ईयर ऑन ईयर बोलते हैं, ईयर ऑन ईयर बोल दो या फिर आप ईयर टू ईयर बोल दो, पिछले अप्रैल 2019 और इस अप्रैल 2020 को जब देखा गया तो ये पाया गया कि कुछ नहीं तो अर्थव्यवस्था 25% के आसपास श्रिंक हुई, जो कि एक मैसिव कॉन्ट्रैक्शन है। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है यार ये, मतलब 1/4 से श्रिंक कर जाना मतलब ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन। तो ये अचानक अनाउंसमेंट हुआ क्या? अगर आप शौकीन होंगे इंटरनेशनल डेलीज, इंटरनेशनल अखबार पढ़ने के, तो आपने देखा होगा मेरे ख्याल 23 तारीख के आसपास एक अनाउंसमेंट हुआ था, जो द बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो अनाउंसमेंट किया था और बाकायदा वार्न किया था कि ध्यान रखिएगा, हम लोग कई सेंचुरीज के बहुत बड़े डीपेस्ट रिसेशन में जा रहे हैं। देखिए, ये ना पूरी दुनिया के लिए सही है, पूरी दुनिया में आपको इस तरह की चीज़ अभी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी मेरा फोकस यूके, इनफैक्ट आप यूके के नेबर्स को देख लो ना, फ्रांस और जर्मनी को देख लो, जिन्होंने तो कितना बेहतरीन तरीके से कंट्रोल भी किया हुआ ना चीज़ों को। आप फ्रांस में देख लो, तो बाकायदा आपको ध्यान होगा, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ क्या, 15 रात के 2 बज रहे ना, मतलब अभी 3-4 दिन पहले, मतलब 11-12 तारीख के आसपास बैंक ऑफ फ्रांस ने ये फोरकास्ट किया कि भाई साहब ध्यान रखिएगा, अप्रैल से जून में
इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तकरीबन 15% तक। काफ़ी बड़ा नंबर है 15%। जर्मनी में भी अगर आप देखे होंगे तो उन्होंने बोला है कि भाई मार्च अप्रैल में कॉन्ट्रैक्शन 18% तक देखने को मिला है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं OECD, जैसे नाम से समझ में आ रहा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मतलब आओ मिलजुल कर डेवलपमेंट करते हैं, व्यापार को, विश्व व्यापार को समर्थन देते हुए। बेसिकली ये मोटा मोटा बोलो तो ये फंडा है इसका, OECD का। OECD एक संस्थान है जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। आज के वक्त में इसमें 37 अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है जी। तो OECD ने बेसिकली अनाउंस किया था, अभी कुछ 4-5 दिन पहले की बात है, 10 तारीख के आसपास की बात है, कि भाई साहब तैयार रहो, आप लोग की इकोनॉमी तकरीबन 11.5 से 12% से श्रिंक होने वाले, तैयार हो जाओ आप इसके लिए। टफ टाइम्स है यार ये सब। तीसरे बिंदु पे आते हैं, यहाँ पे आप हेडिंग देख रहे होंगे तो लिखा होगा विंटर ऑफ डिसकंटेंट। डिसकंटेंट यार बहुत ही खतरनाक चीज़ है। डिसकंटेंट का मतलब बेसिकली डिससेटिस्फैक्शन। अब ये विंटर ऑफ डिसकंटेंट, ये शब्द वैसे बहुत फेमस है, ये लाइन बहुत फेमस है। ये एक्चुअली लाइन तो विलियम शेक्सपियर की किताब की है, रिचर्ड थर्ड, वहाँ से ली गई, बहुत फेमस लाइन है। हो सकता है अगर आप शौकीन होंगे, आप अच्छी मतलब बुक्स जैसे इकोनॉमिक्स जैसे मैगजीन पढ़ने के या इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने के, तो आपको ना ये लाइन आजकल मिलनी शुरू हुई होगी, या आज नहीं तो कल आपको मिलेगी मेरे ख्याल से। जो अभी तात्कालिक परिस्थिति है ना यूके की, कंटेम्प्रेरी कंडीशन जो है, इसको विंटर ऑफ डिसकंटेंट, जब आप विंटर ऑफ डिसकंटेंट बोलते हैं ना, तो ये घटना है 1978-79 की। इस वक्त पे जो लेबर पार्टी की गवर्नमेंट थी, लेबर पार्टी की सरकार जो थी, उन्होंने बोला कि देखो भाई ऐसा है कि आप वर्कर्स का सैलरी हाइक करो, लेकिन एकदम आए बाएं शाए मत करो, कंट्रोल, एक कैपिंग करो आप पहले, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सैलरी हाइक कर दोगे तो इससे महंगाई दर, इन्फ्लेशन भाग जाएगा, लगाम नहीं लगा पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है। फिर इसमें मजदूर जो है प्रोटेस्ट किए होंगे, विद्रोह किए होंगे। तो उस वक्त का जो ट्रेड यूनियन था, TUC बोलते हैं, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं सर गलत बात है, ऐसा मत कीजिए आप। इसी वक्त पे 1978-79 में 1978 के समय पे 16 साल की सबसे भीषणतम ठंड पड़ी थी, और इसी को बोला गया था विंटर ऑफ डिसकंटेंट, ठीक है, इसलिए बोलते हैं विंटर ऑफ डिसकंटेंट। तो आज के तात्कालिक स्थिति को यूके की कई बार ना आप देखेंगे तो विंटर ऑफ डिसकंटेंट बोला जाता है। आई एम रियली सॉरी टू से, आज मेरा फोकस यूके में इसलिए बता रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन यूके में भी आप देखेंगे तो आपको हर इकोनॉमी के हर फ्रंट में, हर एक सेक्टर में आपको भयंकर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। कहीं से भी कुछ पॉजिटिव देखने को उतना तो अभी मिलना मुश्किल है। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सर्विस सेक्टर को देखेंगे, सर्विस इंडस्ट्री उनकी 20% तक कॉन्ट्रैक्ट हुई है। एयर ट्रांसपोर्ट, कहाँ से फ्लाइट चलेगी यार, पूरी दुनिया में वही स्थिति है। हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्शन 93% के आसपास उसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा आप फूड इंडस्ट्री देखेंगे, फूड एंड सर्विस इंडस्ट्री इसको बोलते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो 88-90% का आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में खतरनाक तरीके से गिरावट आई है, 20% के आसपास आप देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे तो 40% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। चौथे बिंदु पे आता तो इकोनॉमी रीओपन कैसे होगी सर, वहाँ पे हो रही है। जैसे मैंने बताया अभी सुबह के 2 बज रहे हैं, 1:30 पौने 2 बज रहे हैं एक्चुअली रात के। आज 15 तारीख है। आज से इंग्लैंड की इकोनॉमी, नॉन एसेंशियल शॉप्स जो इंग्लैंड के, वो भी ओपन हो रहे हैं। हाँ, हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। देखिए भाई, हर एक देश अभी तो न्यूजीलैंड जहाँ पहुँचा वहाँ तो नहीं पहुँच सकता ना। तो आर्डर्न साहिबा जो उनके प्रधानमंत्री जी हैं, और न्यूजीलैंड के लोग तारीफ़ काबिल उन्होंने काम किया है, पूरी तरह से कोरोना वायरस को ख़त्म कर दिया है। वहाँ पे कोई आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी वो लोग इंटरनेशनल बॉर्डर्स को अपने ओपन नहीं किए, लेकिन बाकी जगहों पे तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मेंटेन करना ही चाहिए, मतलब मस्ट है वो तो यहाँ पर भी यही बोला गया कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, हम पर्सनल हाइजीन सब मेंटेन रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। नॉर्दर्न आयरलैंड को देखेंगे तो सारे के सारे शॉप्स ऑलरेडी 12 जून से ओपन है। इसके अलावा अगर आप स्कॉटलैंड को देखेंगे या फिर आप वेल्स को देखेंगे तो वैसे तो बोल दिया गया कि आप ओपन कर लेना शॉप, लेकिन अभी कोई डेट स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसके अलावा जो बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और क्या पब्स वगैरह हैं, ये हो गए आपके हेयर ड्रेसर, जो नाई वगैरह की दुकान है, वो सब पे फैसला भी 4 जुलाई को आएगा। हालांकि काफ़ी सारे पब्स का कहना ये है कि सर जो आप सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म रखे हैं ना सर, ऑफ कर दीजिए ना सर, हमारे रेवेन्यू पे ऑलरेडी बहुत हैमरिंग हुई है। अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग जो आप रख रहे हैं ना गाइडलाइंस, अगर ये फॉलो करेंगे ना सर, तो रेवेन्यू मुश्किल से 30% जनरेट होगा, और अगर आप हाफ भी कर देंगे ना तो 60 to 75% जनरेट कर पाएंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है अभी सोशल डिस्टेंसिंग को हाफ कर देना, बहुत डिफिकल्ट है यार, चाह के भी कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। 5वें बिंदु पे आता हूँ, और मैं तो पर्सनली इसको बोलता हूँ द ग्लोबल डिलेमा।
देखिए यार, पूरी दुनिया इसी डाउट में तो थी ना, इसी डिलेमा में थी कि भाई साहब लॉकडाउन लाना है कि नहीं लाना है, कब लाना है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कब बंद करें, कब तक के लिए बंद करें, अब जब रीओपन करें तो कितना रीओपन करें, फेज्ड मैनर में करें कि एक साथ रीओपन करें। पूरी दुनिया में यही चीज़ है ना, पूरी दुनिया भी इसी चीज़ में लगी हुई है, तो यूके भी इसी चीज़ में लगा हुआ है। क्रिटिक्स का हालांकि ये कहना है कि यार बोरिस जॉनसन साहब आपने ठीक नहीं किया, आपने ना बहुत लेट कर दिया लॉकडाउन को लाने में, और रीओपन करना ना सर आपने बहुत जल्दी कर दिया, गड़बड़ कर दिया। इनफैक्ट लाइव टेलीविजन शो में उनके चीफ मेडिकल ऑफिसर मिस्टर क्रिस रेड्डी, जिनकी आपको तस्वीर यहाँ पे दिख रही होगी, इन साहब ने बोला कि बकायदा सर पूरी लिस्ट है, जो आपने मिस्टेक किया ना सर, उसका बोरिस जॉनसन साहब को बोल रहे थे वो, कि बकायदा पूरी लिस्ट है सर, आपने बहुत सारी गलतियां की हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ पर पढ़ रहे होंगे तो आपने इन साहब के अलावा, क्रिस रेड्डी साहब के अलावा, नील फर्गसन साहब का भी नाम सुना होगा। इन्होंने बार बार ये कहा कि सर देखिए, अगर आप थोड़ा लॉकडाउन पहले करते ना तो डेथ्स, जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो 41,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है यूके में, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो डेथ्स ना सर इससे हाफ हो सकती थी। इसके बचाव में बोरिस जॉनसन साहब ने अपना काउंटर आर्गुमेंट ये रखा कि भाई देखो ऐसा है, ऐसा नहीं कि मैं जो भी आए बाएं शाए मेरा मन करता हूँ मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं है भाई, हम लोग भी फॉलो करते हैं सेज के रिकमेंडेशंस को। सेज मतलब साधु महात्मा नहीं, सेज बेसिकली एक एक्रोनिम है, इनकी एक बॉडी है, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसीज करके, साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर इमरजेंसीज। तो वो हम उनके रिकमेंडेशन पे काम करते हैं, ऐसा कहना था बोरिस जॉनसन साहब का। अब बात आती है जो मैंने टॉपिक रखा था, ब्रेग्जिट। अरे कोई भी ब्रेग्जिट हो, नो डील ब्रेग्जिट हो, कैसा भी ब्रेग्जिट हो, देखिए क्या मतलब समय का पहिया होता है। आज से 6 महीने पहले तक के बोरिस जॉनसन साहब यूके में लाइमलाइट में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लाइमलाइट में जिस टॉपिक के लिए आए थे वो था ब्रेग्जिट। पूरा यूरोपियन यूनियन अपनी तरफ से कोशिश करके देख लिया, नहीं सर रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, ब्रेग्जिट तो होगा बाबू, और इसी साल होगा, जल्दी से जल्दी मैं ब्रेग्जिट करके रहूंगा, ऐसे ही कह रहा था ना बोरिस जॉनसन साहब का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या टाइम आ गया, अभी मेरे हिसाब से तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ब्रेग्जिट का होना। जैसे कि आप देखेंगे तो करेंटली कोरोना से लड़ने के लिए गवर्नमेंट के भी कोरोना रिलीफ प्रोग्राम चल रहे हैं वहाँ पे। उस कोरोना रिलीफ प्रोग्राम सर लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ऑफकोर्स, उसके अंतर्गत वहाँ पे कई कंपनीज ने इस प्रोग्राम से बेनिफिट अवेल करते हुए उधार जो ले रखा है 45 बिलियन डॉलर के आसपास है। ना सिर्फ ये, आज के टाइम पे काफ़ी समय से सरकार जो है, स्टेट जो उनकी गवर्नमेंट है, वो लोगों को सैलरी, और थोड़े मोड़े 9 मिलियन के आसपास जनता है, मतलब इनके वर्कफोर्स का तकरीबन 27-28%, ये अमाउंट जो सैलरी पे कर रहे हैं तकरीबन 22 बिलियन डॉलर के आसपास है। आपने देखा होगा तो यूके की मेजर कंपनीज ने 75,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से निकाल रखा ऑलरेडी। ना सिर्फ ये, अगर आप इनका जो सेक्टर देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, मतलब होटल इंडस्ट्री का, ट्रैवल एंड टूरिज्म का जो सेक्टर देखेंगे आप, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में यूके में आप 4 मिलियन के आसपास लोगों को रोजगार मिलता है। और ये अगर आप लास्ट ईयर की जीडीपी देखेंगे तो उसका तकरीबन जीडीपी का आपको 9% देखने को मिलेगा, और वर्कफोर्स का, एक्टिव वर्कफोर्स का तकरीबन 11% है। ये कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि इन 4 मिलियन में से 1.2 मिलियन लोगों को फायर कर दिया जाए। ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो बहुत सारे विद्वानों का कहना ये भी है कि यार ब्रेग्जिट बहुत डिफिकल्ट है, और कई लोगों का कहना ये भी है कि ब्रेग्जिट कभी भी, हमेशा से वो निरर्थक ही मानते हैं कि ब्रेग्जिट को। मेरा प्रश्न आप लोगों के लिए ये है, फूड फॉर थॉट मैं आपको 3 देता हूँ, और वो पहला ये है। देखिए सबसे पहले बात, आपको क्या लगता है ब्रेग्जिट या नो डील ब्रेग्जिट जो भी है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? दूसरा प्रश्न, ब्रेग्जिट हो पाता है तो आपको क्या लगता है, क्या यूके उससे भी ज़्यादा, अभी जो जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिस तरह से इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, क्या उससे भी बड़े कॉन्ट्रैक्शन में यूके की इकोनॉमी चली जाएगी? तीसरा पॉइंट ये है, अगर ब्रेग्जिट नहीं हुआ तो, क्योंकि ब्रेग्जिट ही वो चीज़ थी जो बोरिस जॉनसन साहब को लाइमलाइट में लेके आया था, जिसके चलते यूके में ब्रेग्जिट करवाना है, ये सोल ऑब्जेक्टिव था बोरिस जॉनसन साहब का। तो अगर ब्रेग्जिट नहीं होता है तो आपको क्या लगता है बोरिस जॉनसन साहब की जो सरकार है वो टिक पाएगी कि नहीं टिक पाएगी? ये 3 प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई लव टू रीड योर आर्गुमेंट। तो ये थी हमारी आज की कहानी, जो था एक था ब्रेग्जिट। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको कुछ जानने समझने सीखने को मिला होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको अच्छा लगा नहीं लगा, वही बताइएगा, पोलाइटली लिखिएगा बस थोड़ा सा। इसके अलावा जो भी कहानी आप समझना चाहते हैं, जैसे यूएस का रिसेशन हो गया, नेपाल इंडिया का डिस्प्यूट हो गया अभी, इसके अलावा जो हार्वर्ड और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ की रिपोर्ट है जिसमें कहना ये है कि यार चाइना में कोरोना का केसेस शायद हो सकता है कि अगस्त टाइम के भी थे,
जो चाइना ने क्लियरली डिस्क्लोज नहीं किया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स इस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक समझना हो तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं सौरभ ठाकुर आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली कहानी में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।